डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो उनका नाम था अलेक्जेंडर एंड इज ऑफन कॉल्ड एज अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकॉज हिस्टोरियंस का मानना है कि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल टू हैव एवर टेकन बर्थ। मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल माने जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि अलेक्जेंडर इंडिया आए थे तो क्या करने आए थे, किस पर्पज से आए थे और इंडिया में आके इन्होंने क्या क्या किया, किस किस से बैटल्स लड़ी। तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम इट इंडियन पर्सपेक्टिव। तो लेट अस सी हु दिस गाय अलेक्जेंडर वाज। तो यू कैन सी दिस स्टैच्यू। सो दिस स्टैच्यू इज टुडे केप्ट एट अ म्यूजियम इन इस्तांबुल टर्की। तो इस्तांबुल टर्की में के म्यूजियम में ये स्टैचू रखी हुई है आज, और ये अलेक्जेंडर की ही स्टैच्यू है। और स्टैच्यू के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये स्टैच्यू अलेक्जेंडर के जीते जी ही बनाई गई थी। दैट मीन्स उस वक्त वो जिंदा ही थे, उनके लाइफ टाइम में ही ये स्टैच्यू बनाई गई थी। दैट्स वाई इट्स वेरी प्रीशियस। नाउ अलेक्जेंडर पैदा कब हुए थे? दैट मीन्स 356 BC, यानी ऑलमोस्ट आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स पहले। सो ही वॉज बॉर्न इन 356 BC. So it's very important, you must remember all this stuff. So where was he born? So he was born in a city known as Pella. तो पेला वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ अ किंगडम। एक छोटी सी लेकिन पावरफुल किंगडम हुआ करती थी मैसिडोनिया नाम की। तो मैसिडोनिया सिटी नहीं थी बल्कि एक पूरी की पूरी किंगडम या स्टेट कह लो आप, और उसकी एक कैपिटल सिटी थी पेला। तो ये जो मैसिडोनिया किंगडम आप सुन रहे हो ना, तो ये ग्रीस आज साइप्रस आप देख रहे हो, इटली, उन सब के बीच के रीजन में ये बनी हुई थी मैसिडोनिया, और इसकी ही कैपिटल सिटी थी पेला। तो वहाँ पे ही ये पैदा हुए थे। तो अगर आपसे कभी कभी आप देखोगे क्वेश्चंस वगैरह में तो सिर्फ मैसिडोनिया दे रखा होगा। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपसे पूछता है कि अलेक्जेंडर कहाँ पैदा हुए थे, तो आप अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस आप चूज करोगे। पेला दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैसिडोनिया भी सही है, ग्रीस भी सही है। तो डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन। सो वाई इज ही कंसिडर्ड ग्रेट? क्योंकि देखो ये सिर्फ 32 साल तक ही जिंदा रहे, ओनली फॉर 32 ईयर्स, एंड ही अचीव्ड सच अ ग्रेट फीट कि बहुत कम लोग ही ह्यूमन हिस्ट्री में वो सब अचीव कर पाए जो इन्होंने सिर्फ 32 ईयर्स की ही लाइफ में अचीव कर लिया। दैट्स वाई इज वेरी वेरी ग्रेट। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ही वॉज हिज बर्थ प्लेस इज पेला। सो ही वॉज द सन ऑफ किंग ऑफ मैसिडोनिया। तो ये जो मैसिडोनियन किंगडम थी ना, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी पेला सिटी, तो इसके किंग थे फिलिप II, यानी कि ये किंग के घर में पैदा हुए थे, राजा के ही बेटे थे ये। दैट मीन्स इन अ वे यू कैन से कि ही वॉज द प्रिंस ऑफ मैसिडोनिया। ठीक है। तो इनकी मदर थी ओलंपियास, यानी ओलंपियास फिलिप II की वाइफ थी। तो इन दोनों के ही घर में पैदा हुए थे हमारे अलेक्जेंडर। सो इट इज सेड, हिस्टोरियंस का कहना है कि इनकी जो मदर थी वो काफ़ी एम्बिशियस लेडी थी, और वो अपने हस्बैंड फिलिप II को और अपने बेटे को हमेशा उकसाती रहती थी कि आप लोग मतलब बिल्कुल गॉड की तरह हो, ग्रीस में हो, आप लोग में गॉड का अवतार है। दैट मीन्स यू ऑल आर एविएटर्स ऑफ गॉड, मतलब आप में भगवान का अवतार है। और अपने मतलब बेटे को और अपने हस्बैंड को, तो इसका हस्बैंड कौन था? फिलिप II, और इनका बेटा है अलेक्जेंडर। तो यही जो ओलंपियास है, ये अपने बेटे को भी और अपने हस्बैंड को भी उकसाती रहती थी कि आप लोग जाओ लड़ाइयाँ लड़ो, कनकर द वर्ल्ड। तो बिल्कुल बचपन से इसको यही माहौल मिला था अलेक्जेंडर को कि मुझे लड़ना है, मुझे पूरी दुनिया को कनकर करना है। सो ओलंपियास टॉट हर सन अलेक्जेंडर टू बिलीव दैट ही इज सन ऑफ ग्रीक गॉड ज़्यूस। तो अगर ग्रीक रिलीजन की आप बात करोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माने जाते हैं ज़्यूस। मतलब ग्रीक, सारे ग्रीक गॉड के किंग माने जाते हैं। दैट मीन्स किंग ऑफ गॉड्स। तो इसकी मदर अपने बेटे अलेक्जेंडर को यही सारी कहानियां सुनाती थी कि तुम जो हो ना, तुम ग्रीक गॉड ज़्यूस के अवतार हो, और तुम पैदा ही हुए हो ताकि तुम पूरी दुनिया को कनकर कर लो। तो ये सारी चीज़ें उसकी मदर उसको बचपन से ही उसके दिमाग में फीड करती थी। और अलेक्जेंडर के फादर भी बिल्कुल वैसे ही थे, बिकॉज अलेक्जेंडर्स फादर फिलिप, तो वो उनकी किंगडम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ही हैड अ वेरी पावरफुल आर्मी। तो वो क्या करते थे ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आसपास के जो नेबरिंग किंगडम्स होती थी उनको ही अटैक करते थे, बिकॉज ही ऑल्सो हैड द एम्बिशन टू बिकम अ वेरी बिग रूलर टू कनकर द वर्ल्ड। मतलब अलेक्जेंडर के फादर ने ही ये सपना देखा था कि मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा, और वही सपना बाद में चल के अलेक्जेंडर ने काफ़ी हद तक पूरा भी कर दिया।
ठीक है। तो अलेक्जेंडर के फादर के बारे में हिस्टोरियंस का यही कहना है कि वो ज़्यादातर टाइम बिल्कुल मिलिट्री कैंपेन पे ही रहते थे, मतलब उनका ही ये सपना था कि वो वर्ल्ड को कनकर करें। सो हिज फादर वॉज बिजी इन मिलिट्री कैंपेन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, और काफ़ी कम ही, मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए वो अपनी किंगडम में वापस आते थे, मैसिडोनिया में, क्योंकि उनकी वाइफ भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अपने हाथ में संभाल लेती थी, तो अपने वाइफ के हाथ में छोड़ के उसके जो फादर होते थे ना, वो चले जाते थे मिलिट्री कैंपेन्स पे। सो फिलिप टू ने ये अपने किंग, मतलब अपने जनता पब्लिक से ये कह रखा था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा ना जब तक मैं पर्सियन एम्पायर को, क्योंकि उस वक्त पर्सियन एम्पायर ही ऑलमोस्ट कह लो कि पूरी दुनिया की सबसे प्रॉस्पेरस एम्पायर हुआ करती थी, और वो ग्रीस के बिल्कुल नेबरिंग इसमें पड़ती थी। तो मतलब इसको पूरी जानकारी थी फिलिप टू की कि ये देखो पर्सियन एम्पायर है हमारे नेबरिंग किंगडम में, ये प्रॉस्पेरस है, इनके पास इतना पैसा वगैरह है, तो अगर मुझे वर्ल्ड को कनकर करना है तो मुझे पर्शियन एम्पायर को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं किसी बड़े एम्पायर को कनकर नहीं करूंगा तो हाउ विल आई कनकर द वर्ल्ड। तो इन्होंने अपनी पब्लिक से कह रखा था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं पर्शियन एम्पायर को मिट्टी में ना मिला दूं। लेकिन दिक्कत क्या थी, पर्शियन एम्पायर जो है काफ़ी टाइम स्ट्रांगर थी मैसिडोनियन एम्पायर से। तो ये पर्शियन एम्पायर आज का ईरान है, आज मॉडर्न जो ईरान आप देखते हो, ईरान और थोड़ा बहुत इराक वाला रीजन, ईरान प्लस इराक मिलके उस वक्त पर्शियन एम्पायर कहलाता था। तो इसके फादर ने ही ये सपना देखा। अब देखो कि अलेक्जेंडर का बचपन कैसा बीता। सो अलेक्जेंडर अपने फादर को ही अपना रोल मॉडल मानता था, और उसके फादर का क्या सपना था, उसके फादर का सपना था कि मैं पूरी दुनिया को कनकर करूंगा, खास करके पर्शियन डायनेस्टी को मेरे को कनकर करना ही है, और अलेक्जेंडर अपने फादर को ही अपना रोल मॉडल मानता था। इस चीज़ ने इसकी लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस किया आगे चल के। तो इसके जो फादर थे फिलिप, तो वो चाहते थे कि मेरे बेटे को बेस्ट ट्रेनिंग मिले। तो आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल का। तो एरिस्टोटल इज़ अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, मतलब बहुत बड़े ग्रीक फिलोसफर माने जाते हैं आज भी। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ, मतलब इनकी हिस्ट्री पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है एरिस्टोटल का नाम। तो इन्होंने इस ग्रीक फिलोसफर को बुलाया कि आप मेरे बेटे को ट्रेनिंग दो, ताकि उनको बेस्ट टीचर अपने बेटे को दिलवा सकें। सो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्लीज़ याद रखना कि एरिस्टोटल वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर, दैट्स वाई वो इतने महान बने। तो एरिस्टोटल ने ये जो बच्चा था ना जब अलेक्जेंडर, तो इसको ये सारी चीज़ें पढ़ाई, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, और फिलोसफर तो वो थे ही, तो थोड़ी बहुत फिलोसफी भी पढ़ाई, तो ताकि ये बिल्कुल मतलब कम एज में ही ना बिल्कुल इसको बेस्ट एजुकेशन मिल सके। और कुछ चीज़ें आपको याद रख लेनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब ये 12 साल का था अलेक्जेंडर, तो इसको इसके फादर ने गिफ्ट करा था ये घोड़ा, इसका नाम है बूसोफेलस। तो ये जो बूसोफेलस नाम का घोड़ा था, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आता था, मतलब इसके जो फादर फिलिप टू थे उसके कोई भी आर्मी जनरल इस घोड़े को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने बेटे को ट्राई करने को कहता हूँ। तो ये 12 साल का ही था अलेक्जेंडर, तो उसने इस पूरे घोड़े को ही कंट्रोल कर लिया, उसका नाम है बूसोफेलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो घोड़ा है ये लाइफ टाइम, ये पूरी ज़िंदगी अलेक्जेंडर के साथ, ऑलमोस्ट अलेक्जेंडर के पूरी ज़िंदगी ये साथ में रहा। ये इंडिया भी आया था, ये जो आप देख रहे हो यही बूसोफेलस है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम्स आईएएस वगैरह के इसमें, कि उसके घोड़े का नाम था बूसोफेलस, और 12 साल की उम्र में पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और ये घोड़ा बाकी तो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था, लेकिन अलेक्जेंडर ने इसको काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये 12 साल में ही ये साइंस दिखाने लगा था कि देखो ये बिल्कुल ही स्ट्रांग है, मिलिट्री टेक्निक्स में बिल्कुल माहिर होता जा रहा था अलेक्जेंडर। तो जब अलेक्जेंडर 16 साल का था, तो उसके फादर तो ज़्यादा टाइम तो बाहर ही रहते थे ना मिलिट्री कैंपेन्स पे। तो जब ये 16 साल का हो गया, क्योंकि उस टाइम देखो आज 18 साल में लोग कहते हैं कि हाँ चलो मेरा बेटा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, तो उस टाइम तो 12-13 साल में ही लोग बड़े हो जाते थे, एडल्ट हो जाते थे। तो फादर ने मैसिडोनिया, यानी जो उसकी होम टाउन थी, होम किंगडम थी, तो बेस किंगडम, तो वो अपने बेटे को सौंप दिया, कहा कि मैं तो बाहर ही रहता हूँ, तो अब मैसिडोनिया का काम और मैसिडोनिया की किंगडम तुम ही देखा करो। और उसके फादर बिल्कुल वैसे ही, जैसे पहले मिलिट्री कैंपेन में बाहर घूमा करते थे वैसे ही घूमते रहे। तो अपने फादर के एब्सेंस में, क्योंकि उसके फादर तो किंगडम संभालते नहीं थे, मैसिडोनिया में ज़्यादा टाइम रहते नहीं थे,
बट ही वॉज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस इलेक्जेंडर। तो इलेक्जेंडर क्या करेगा, उसके फादर तो बाहर घूम रहे हैं, मिलिट्री कैंपेन सब लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अब स्टार्ट करता हूँ अपने खुद की मिलिट्री कैंपेन्स। मैं 16 साल का हो गया हूँ, तो फादर के एब्सेंस में ये उसके जो आसपास के किंगडम है उसमें ये छोटे छोटे कैंपेन्स करने लगा, और सारे के सारे सक्सेसफुल। ये हारता नहीं था, ये कभी हारा नहीं पूरी लाइफ टाइम। यानी 16 साल की उम्र से इसने स्टार्ट कर दी है लड़ाइयाँ। सो नाउ इन 1336 BC, यानी जब ये 20 साल का था अलेक्जेंडर, क्योंकि ये पैदा हुआ था 356 में। तो अगर आप देखो AD और BC का कॉन्सेप्ट देखो, ये मत सोचना कि 356 BC पहले आता है, बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद 336 BC। तो इन दोनों का गैप है 20 साल का। यानी ये 20 साल का था ना अलेक्जेंडर, तभी इसके फादर को असैसिनेट कर दिया उनके ही बॉडीगार्ड्स ने। मतलब इसके फादर तो हमेशा बाहर ही रहते थे, लड़ते रहते थे, तो किसी बॉडीगार्ड ने इसके फादर को मार दिया, असैसिनेट कर दिया। तो तब ये 20 साल का ऑलरेडी हो चुका था, और ये तो मैसिडोनिया ऑलरेडी ये संभाल ही रहा था ना। तो अब ये पूरी तरीके से अपने आप को किंग क्लेम कर देता है। अभी तक तो ये प्रिंस था, राजकुमार था, अब ये कहता है कि नहीं मैं ही किंग हूँ। तो ये किंग बन गया। तो अब इसकी मदर भी तो इसको यही कहती थी कि देखो तुम्हें पूरे वर्ल्ड को कनकर करना है, और इसके फादर ने भी ये कह रखा था अपने लोगों से कि मैं देखो मैसिडोनिया को ग्रेट किंगडम बनाऊंगा, और मैसिडोनिया एक दिन पर्शियन किंगडम को ख़त्म कर देगा। तो अब अपने फादर की जो ड्रीम थी कि कैसे पर्शियन किंगडम को ख़त्म करके वर्ल्ड लीडर बनना है, वो ड्रीम पूरा करना अब अलेक्जेंडर के ऊपर आ गया। क्योंकि अलेक्जेंडर अगर ये नहीं करेगा तो पब्लिक बोलेगी कि ये तो देखो ये तो किंग बनने लायक है ही नहीं। तो इसने सोचा कि चलो मैं अपने फादर की ड्रीम पूरा करूँगा, ठीक है। और इसने ऐसा कर भी लिया ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 32 साल तक ही जीवित रहा था, ओनली 32 ईयर्स, और 20 साल की उम्र में ये राजा बन रहा है। यानी देखो अगले 12 साल में पूरा ही तहलका मचा देता है, कुछ ऐसा करता है कि पूरी दुनिया आज भी इसका नाम जानती है। देखो मैं आज भी ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, तो देखो 12 साल में इसने क्या क्या कर दिया वो हम आगे देखेंगे। तो अब किंग बनते ही इसका कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी दुश्मनी थी, इसकी जो सबसे बड़ी नज़र, सबसे पहली नज़र पड़ी, तो ऑब्वियसली इसके फादर के सपने को इसको पूरा करना था। तो पर्शियन यानी ईरान इराक के रीजन में जो डायनेस्टी उस वक्त चला करती थी पर्शियंस यानी ईरानियंस, उसको हम एचेमिनिड डायनेस्टी कहते थे, एचेमिनिड, ठीक है, पर्शियन ईरान के रीजन में। तो देखो किंग बनने के 2 साल के बाद ही इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मतलब किंग बनते ही बिल्कुल तो अटैक नहीं कर सकता ना, उसको तो अपने मिलिट्री जनरल्स की कॉन्फिडेंस लेनी होती है, स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो पहले ये 2 साल तक वेट किया उसने किंग बनने के बाद, और उसके बाद 334 से उसने स्टार्ट कर दिया अपने फादर के सपने को, अधूरे सपने को पूरा करना। तो 334 से वो स्टार्ट कर देता है। तो जब ये 22 साल का था तभी इसने पर्शियन से मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया। तो पर्शिया का राजा कौन था उस वक्त? जो पर्शिया का राजा था जिससे इसके फादर की भी दुश्मनी चला करती थी, वो था डेरियस, ठीक है। तो डेरियस, तो इसने 334 से ही अपने फादर के पुराने दुश्मन डेरियस से लड़ना स्टार्ट कर दिया, और सारा कुछ मतलब 2-4 लड़ाइयाँ लड़ी इसने डेरियस से। अगले 2-3 साल तक ये लड़ता रहा डेरियस से, लेकिन उसको कभी मार नहीं पाया। हरा तो देता था लेकिन मार नहीं पाता था। तो जब तक किंग मरेगा नहीं तो उसकी किंगडम तो जिंदा ही रहेगी, उसके सैनिक उसके साथ हैं, लॉयल है। तो उसको हरा देता था लेकिन किंगडम कैप्चर नहीं कर पा रहा था। बट क्या हुआ इन 331 BC, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड अ कपल ऑफ टाइम्स, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस बैटल में 331 BC ये जो बैटल है ग्वागा मेला, तो ये ग्वागा मेला एक जगह है ईरान में ही है आज की डेट में। ये मतलब ईरान और इराक के बॉर्डर पे है। तो प्रॉपर अगर आप बोलो तो इराक ही कह सकते हो इसको। तो ये जो जगह थी ग्वागा मेला, वहाँ जाके इसने बिल्कुल पूरी तरीके से डेरियस को हरा दिया। तो वहाँ पे डेरियस को हराने की सिग्निफिकेंस ये थी कि ये बिल्कुल एचेमेनिड डायनेस्टी की बाउंड्री थी। तो अगर यहाँ से डेरियस भाग जाएगा यानी कि वो अपने किंगडम के ही बाहर चला गया, तो तब जाके ये हुआ कि हाँ भाई अब ये हार गया, मेरे से फुल एंड फाइनल हार गया। तो 331 BC में ये जो बैटल है ग्वागा मेला, ये कुर्दिस्तान रीजन ऑफ इराक, वहाँ पे डेरियस बिल्कुल बुरी तरीके से हार गया एंड बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि उसकी पूरी आर्मी ही खत्म हो गई।
तो ये बिल्कुल फिक्स्ड हो गया था कि अब ये दोबारा लौट के लड़ने नहीं आएगा, इसकी किंगडम खत्म हो गई फुल एंड फाइनल। लेकिन फिर भी वो मरा नहीं, वो भाग गया। बट फाइनली 1 साल के बाद यानी 331 में हार गया था डेरियस। किससे हारा था? अलेक्जेंडर से, और छोड़ के भाग गया था बैटल ग्राउंड। तो 1 साल के बाद 330 बीसी में डेरियस के ही एक जनरल ने उसको मार दिया कि तुम्हारे चक्कर में हम सबको भी अलेक्जेंडर मार देगा, बार बार तुम अलेक्जेंडर से लड़ने जाते हो, जीत तो पाते हो नहीं। तो डेरियस के ही जनरल ने डेरियस को मार दिया कि अब तुम मर ही जाओ, तुम किसी काम के हो नहीं। एंड देन क्योंकि डेरियस मर गया तो अब तो कोई क्लेम करने वाला है नहीं कि मैं पर्सिया का राजा हूँ। तब अलेक्जेंडर फाइनली ये कह पाया अपनी पब्लिक से कि देखो मैंने जीत लिया पर्शिया को, मर गया डेरियस, मेरे फादर का सपना पूरा हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एचेमिनिड डायनेस्टी है, ये जो पर्शियन डायनेस्टी है, ये ऐसा नहीं है कि ईरान और इराक के 2-4 सिटीज़ पे ही थी, काफ़ी बड़ी डायनेस्टी थी। तो अगर आप आज के मैप को देखोगे तो ये अगर इंडिया है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, तो ये ईरान है उसके बाद। लेकिन ये जो डायनेस्टी थी ये इतनी बड़ी थी कि इंडिया का भी छोटा सा हिस्सा इसके अंडर आता था। ये जो कश्मीर वगैरह है और ये जो पूरा का पूरा पाकिस्तान आप देखते हो ना आज की डेट का, ये पूरा इसी डायनेस्टी के अंदर था, पाकिस्तान पूरा का पूरा। तो अगर अलेक्जेंडर पर्शियन डायनेस्टी को हासिल करना चाहता था, इसका मतलब आज के मैप के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान, थोड़े से पंजाब और थोड़े से कश्मीर को भी अपना बनाना चाहता था। यानी उसकी दुश्मनी तो इंडिया से भी हो गई ना फिर, क्योंकि पर्शियन डायनेस्टी का नाम भले ही वो ले रहा था लेकिन पर्शियन डायनेस्टी की ज़मीन इंडिया को भी टच करती थी। तो अब क्या करेगा वो? क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि किंग को हरा के लौट जाएगा, उसको यहाँ पे जो भी उसके पुराने दुश्मन है उनको कंट्रोल करना ही होएगा। तो वो यही करता है, मतलब भले ही डेरियस मर गया लेकिन वो यहाँ पे रुक नहीं सकता है, क्योंकि उसको क्या पता कि आगे मीन्स उसके कौन से दुश्मन है। तो ही कंटिन्यू टूवर्ड्स द बाउंड्री, उसको देखना था कि मैं बिल्कुल बाउंड्री टच करके आता हूँ इंडिया की, तभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैंने बिल्कुल ही पर्शियन डायनेस्टी को अपना बना लिया है। तो ही परस्यूड, तो ये आगे आता है। और हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, ये पूरा माउंटेनस रीजन रहता है ना। तो आर्मी, कोई भी आर्मी आती है तो गिनी चुनी ही पोजीशन या जगह रहती है उसके पास कि माउंटेन के बीच में से वो अपनी आर्मी को निकाल के, क्योंकि आप देखो आप घोड़ा लेके आ रहे हो, हाथी लेके आ रहे हो, ये सब चैरियट वगैरह लेके आ रहे हो, तो कोई ऊंचा पहाड़ आपके रास्ते में आ गया तो आप ऑब्वियसली पहाड़ पे तो चढ़ के आपकी आर्मी जा नहीं सकती है ना। तो आपकी आर्मी वहाँ से ही गुजरेगी जहाँ मतलब कि पहाड़ों के बीच में जाने का रास्ता हो। तो ऐसा ही एक रास्ता हिंदू कुश है, इट्स अ माउंटेन पास। तो वहाँ से इसको रास्ता मिल गया और ये इंडिया आ गया। तो अब ये इंडिया आया क्यों था? क्योंकि ये देखो, ये जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उसके टाइम के, हेरोडोटस वगैरह, मतलब अलेक्जेंडर के पहले ही ये हिस्टोरियंस पैदा हुए थे। इन लोगों ने लिखा था कि इंडिया इज़ अ फैबुलस कंट्री, मतलब इंडिया में काफ़ी गोल्ड सिल्वर है, काफ़ी पैसा है, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको काफ़ी पैसा मिलेगा, आप इजीली वहाँ पे लूट वूट सकते हो। ये सारी चीज़ें ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिख रखी थी। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसको एरिस्टोटल ने पढ़ाया भी था, तो एरिस्टोटल को काफ़ी जानकारी थी पूरे दुनिया की, पूरे ज्योग्राफी की, कि कौन सी कंट्री क्या है, वहाँ पे क्या सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एरिस्टोटल ने ही, हेरोडोटस के लिखी हुई सारी चीज़ें एरिस्टोटल ने पढ़ा रखी थी अलेक्जेंडर को। तो अलेक्जेंडर के मन में था कि मैं देखो इतना नज़दीक आ गया हूँ और अब मैं इंडिया के बॉर्डर पे ही आ गया हूँ, तो क्यों ना मैं इंडिया भी देख ही आता हूँ। और एक और प्रॉब्लम थी अलेक्जेंडर के साथ, अलेक्जेंडर एक ऐसा मैप कैरी कर रहा था जो गलत था, मतलब बिल्कुल बकवास मैप था। तो उस मैप के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा मैप था वो कि जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप हिंदू कुश से, ये आप हिंदू कुश पहुंच गए हो, अगर आप 1000 किलोमीटर आगे जाओगे तो आप वापस ईरान पहुंच जाओगे, क्योंकि कैस्पियन सी होती है ना एक, आप अगर मैप देखोगे तो कैस्पियन सी के पास से ही चल के आया था अलेक्जेंडर। तो उसकी मैप के अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगता था कि अगर वो 1000 किलोमीटर और आगे गया तो वो यहाँ इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, मैप ही गलत था। तो उसको लगता था कि इस रूट से वापस लौटने से अच्छा है मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, इसलिए भी वो इंडिया में आना चाहता था। और ये देखो, ये ईरान की वो जगह है जहाँ से उसको इंडिया आने का रास्ता मिल गया था।
सो इट इज़ नोन एज पर्शियन गेट। अब ये देखो, अगर आप घोड़ा वोड़ा लेके आ रहे हो तो ये सारे माउंटेन्स आपके रास्ते में आ जाएंगे, तो ये तो रुकावट बन जाएगी। लेकिन अगर इस तरह की कोई जगह आपको मिल जाए तो देखो, आप बोलोगे कि ये तो देखो किस्मत ही खुल गई आपकी, आप अपने सारे सैनिक वगैरह इस स्मूथ रास्ते से लेके आ सकते हो। ये तो आज रोड बना हुआ है ना, लेकिन एटलीस्ट माउंटेन तो नहीं है यहाँ पे, तो उस जमाने में भी यहाँ से आप आ सकते थे। सो एज आई टोल्ड यू, Alexander entered into the Indian subcontinent via this small mountain pass, इसी पास से वो अंदर आ गया। तो ये देखो, यहाँ कहीं से वो चल के आ रहा था, मैसिडोनिया पहला, यहाँ जहाँ पैदा हुआ था, वो चल के सबको हराता हुआ, पर्शियंस को हराता हुआ अब ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गया। ये रहा इंडिया। सो जो कितनी दूर वो चल के आया था, दैट्स वाई इज नोन एज अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसलिए ना उसको हम ग्रेट बोलते हैं, कोई ऑर्डिनरी नहीं था वो। तो अब देखो, अलेक्जेंडर सबको खत्म कर चुका है, पर्शियंस वगैरह सबको खत्म कर चुका है, अब उसका सीधा अटेंशन इंडिया पे है। तो इंडिया पे क्यों है? क्योंकि इंडिया को भी वो अपना ही मानता है, क्योंकि इंडिया का भी कुछ पार्ट पर्शियन एम्पायर का ही हिस्सा था। तो अलेक्जेंडर फर्स्ट कॉन्कर्ड बैक्ट्रिया। तो क्योंकि अब वो पर्शिया से आगे बढ़ चुका था, इंडिया की तरफ बढ़ चुका था, तो रास्ते में उसको और भी किंगडम्स मिल रहे थे। तो ये बैक्ट्रिया है ना, बिल्कुल अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, यानी कि ईरान से आगे आ चुका है वो। अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे ये सारी किंगडम्स थी, तो उन सब पे एक एक करके वो कब्जा करता चला गया, और फिर पहुंच गया गांधार, यानी आज का कांधार, अफगानिस्तान में है ना ये जगह। उस टाइम ये इंडिया का ही एक महाजनपद हुआ करता था। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि इंडिया में 16 महाजनपद थे, यानी महाजनपद यानी उस टाइम के अकॉर्डिंग आप स्टेट्स कह लो। जैसे आज स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वैसे ही उस टाइम 16 स्टेट्स इंडिया बना हुआ था। तो वैसा ही एक स्टेट था गांधारा, लेकिन ये स्टेट एक्चुअली इंडियन कंट्रोल में नहीं था, ये पर्शियन कंट्रोल में था। इसलिए अलेक्जेंडर यहाँ आया, क्योंकि उसको लगा कि अब मैं राजा हूँ ना पर्शिया का, तो अब तो गांधार मेरा है, ये इंडिया का तो है नहीं। ठीक है, टू सबमिट टू हिज अथॉरिटी। और इसी गांधार की कैपिटल सिटी थी तक्षशिला। आज भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, रूइंस हैं उसके। तो तक्षशिला, अच्छा, इस तक्षशिला के बारे में आप एक और चीज़ जान लो। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य का। तो जब अलेक्जेंडर इंडिया आ रहा था, उस चाणक्य उस वक्त जीवित थे, जिंदा थे। ये दोनों बिल्कुल एक ही एज, मतलब एज तो सेम नहीं थी, बल्कि एक ही टाइम पीरियड में ये लोग जीवित थे। तो ये तक्षशिला में जो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे ही चाणक्य पढ़ाता था। तो इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में। चाणक्य जानता था कि अलेक्जेंडर नाम का कोई आदमी है, वो इंडिया आ रहा है, और इस चीज़ का उसने थोड़ा बहुत फ़ायदा भी उठाया। वो हम देखेंगे आगे जब हम हिस्ट्री के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, गांधार नाम की कोई जगह थी जहाँ पे इंडियंस भी आते जाते थे, पर्शियंस भी आते जाते थे, बट टेक्निकली ये पर्शियन डायनेस्टी के कंट्रोल में था, इंडियन, पॉलिटिकली इंडियन के कंट्रोल में नहीं था ये। ओके तो वो गांधारा पहुंच जाता है, और वहाँ के जितने भी लोकल जनरल्स थे जो पहले पर्शियन डायनेस्टी के अंडर काम करते थे, उन सब से कहता है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूँ, आज आओ मेरे सामने अपना सर झुकाओ। तो जो तक्षशिला का जो रूलर था किंग अम्भी कुमार, वो ये चीज़ मान जाता है। ठीक है, वो बोलता है कि चलो ठीक है, आपसे कौन लड़ेगा। लेकिन कुछ ट्राइब्स थे, छोटे छोटे ट्राइब्स थे जो एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, वो नहीं जाते हैं कि हम अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर करें। वो बोलते हैं कि हम पहले लड़ेंगे, अगर तुम मतलब लड़ के देखते हैं किसमें कितना है दम। तो ऐसी ही दो प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं जिन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अस्पसियोई, ठीक है ना, और असाकेनी, ये दो ट्राइब से इसकी लड़ाई हुई थी। ये वहाँ पे आपको याद रखना होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो द ग्रीक्स ऑल्सो फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें उसने लिखवाई है, उसके मिलिट्री जनरल्स ने हिस्ट्री में नोट किया है कि हमको इंडिया पहुँचने में कितनी प्रॉब्लम हुई। इतनी प्रॉब्लम तो पर्शियंस के सामने भी नहीं हुई। तो एक ट्राइबल किंगडम हुआ करती थी पुष्कलावती। पुष्कलावती यानी कि आज का ही पेशावर, क्योंकि वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। देखो, बैक्ट्रिया पहले अफगानिस्तान पहुंचा, फिर पाकिस्तान एंटर कर गया गांधारा, और फिर पेशावर यानी बिल्कुल इंडिया, आज के इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा है वो। तो अब इसकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी।
तो पुष्कलावती में जो छोटी सी ट्राइबल किंगडम थी वहाँ भी इसने लड़ाई लड़ी और फिर उनको जीत लिया। हरा इसको कोई पाया नहीं, पूरे लाइफ टाइम कोई अलेक्जेंडर को हरा नहीं पाया, यानी कि जब भी ये लड़ेगा तो ये जीतेगा ही। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि दो ट्राइब्स और थे, अस्पसोई और ये जो है असाकेनोई। तो ये सारे सब बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान के छोटे छोटे किंगडम्स हैं। तो द आर्मी ऑफ असाकोनोई किंग, बेसिकली यहाँ पे एक क्वीन रूल करती थी। वो धीरे धीरे देखो इंडिया के तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो रास्ते में उसको ये सारे किंगडम्स मिलते जा रहे हैं। तो ये जो असाकोनोई किंगडम है उसमें एक क्वीन राज करती थी। तो उसने काफ़ी 2-3 वीक तक लड़ाई लड़ी अलेक्जेंडर से, काफ़ी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अलेक्जेंडर को कोई हरा तो सकता है नहीं, ठीक है। और काफ़ी मतलब इसको सपोर्ट मिला था। असाकोनोई ये जो बैटल है ये सबसे एक तरह से समझो कि डिफ़िकल्ट बैटल है जो अलेक्जेंडर ने फेस करा इंडियन सॉइल पे, कि उसके काफ़ी सारे इसके भी सैनिक मारे गए थे अलेक्जेंडर के। तो दैट्स वाई इन स्पाइट ऑफ अ हार्ड रेजिस्टेंस फॉर मैनी डेज अलेक्जेंडर ने अल्टीमेटली कैप्चर कर ही लिया। जो उनकी ये जो आप देख रहे हो ये उनकी कैपिटल सिटी है। तो ठीक है। और फिर क्या किया था, यहाँ पे एक बहुत ही गलत चीज़ करी थी अलेक्जेंडर ने। तो ये जो मसागा सिटी है, मसागा जो कैपिटल सिटी है असाकोनोई की, इट इज़ नॉट मसाज, इट्स मसागा। तो क्या किया, ऑलरेडी ये जीत तो गया ही, तो इसने पहले मैसेज भिजवाया कि ठीक है तुम लोग सरेंडर कर दो, मैं तुम में से किसी को हार्म नहीं करूँगा, मारूंगा नहीं। तो इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन बाद में उसने उसी रात सबको ऑलमोस्ट 7,000-8,000 लोगों को मार दिया था। तो इस चीज़ के लिए उसके खुद के हिस्टोरियंस भी बोलते हैं कि अलेक्जेंडर दिस वॉज नॉट नेसेसरी, आपने ठीक नहीं किया। तो उसके खुद के हिस्टोरियंस ने लिखा है कि आपको इनको नहीं मारना चाहिए था क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें नोट की है, ठीक है। तो क्या किया, वो देखो धीरे धीरे मेन लैंड इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, ये छोटे छोटे ट्राइब्स को हराता जा रहा था वो, ठीक है। तो फाइनल जो लास्ट ट्राइब को हराया था उसने, वो था असाकोनोई। काफ़ी दिन लग गए थे इसको, 2 वीक का टाइम लग गया था। और फिर यहाँ इसने काफ़ी बड़ा मैसेकर किया। और फिर क्या करता है, इसका मकसद क्या है, इंडिया पहुँचना। तो ये धीरे धीरे इंडिया की तरफ आता है। तो जिस रीजन से ये आ रहा था, तो इसको इंडिया का सबसे पहला जो एरिया मिलेगा वो पंजाब ही मिलेगा। तो अब क्या करता है, ये इंडस नदी के किनारे पे पहुंच जाता है। तो इंडस नदी, ठीक है, तो इंडस नदी के किनारे पे सियालकोट नाम की जगह, तो सियालकोट आज पाकिस्तान में है, तो ये इंडस नदी के किनारे पे ही है सियालकोट। तो वहाँ पे ये ब्रिज बनाता है, ये अपने सैनिकों के साथ मिलके ब्रिज बनाता है कि जब तक हम ये नदी क्रॉस नहीं करेंगे तो हम इंडिया नहीं पहुँचेंगे। अभी तो हम छोटे छोटे मतलब ट्राइब से लड़ रहे हैं, अब चलो हमको तो मेन इंडिया को लूटना है। तो वहाँ पे ये लोग ब्रिज बनाते हैं, कहाँ पे, सियालकोट में, ठीक है। और ये जो खाइबर पास से आया था, वो जो मैंने आपको दिखाया था फोटो, तो उस वाले माउंटेन से निकल के 5 महीने गुजर चुके थे और अब जाके ये इंडस नदी तक पहुंच पाए हैं। सोचो मतलब कितना टाइम लगता था उस वक्त ट्रैवल करने में। ऑब्वियसली काफ़ी घोड़े हैं, काफ़ी लोग आप लेके आ रहे हो, तो थोड़ी स्पीड तो आपकी कम हो ही जाती है। नाउ सी अब क्या होता है, अब ये इंडस रिवर क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ जाता है, मतलब इंडस नदी के इस तरफ आ जाता है। तो नाउ जब अलेक्जेंडर, ये सब तो मैंने आपको बताया है क्योंकि अलेक्जेंडर ने पर्शियन एचेमेनिड एम्पायर को हरा दिया था, तो वो समझता था कि लीगल क्लेम जो है ये सारे एरिया गांधारा वगैरह पे, इंडस वाले रीजन पे, ये तो मेरा क्लेम है क्योंकि ये तो पहले इस पर्शियन डायनेस्टी के अंदर आते थे। तो अगर मैं इसको हरा चुका हूँ तो अब तो इंडस रीजन मेरा है, किसी और का नहीं है वो, ठीक है। और उस वक्त जो महाजनपद था गांधारा का, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो पर्शियन कंट्रोल में था। इसलिए अलेक्जेंडर का ऐसा मानना था कि जब मैं ऑलरेडी पर्शियन एम्पायर को हरा चुका हूँ तो इंडस रीजन तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ही हो गया, तो मैं क्यों ना जाऊँ वहाँ। तो यही सोच के अलेक्जेंडर आया था। तो उस वक्त जो गांधार था, तो गांधार एक महाजनपद, वन ऑफ द 16 महाजनपद्स, तो आप इसको महाजनपद को आप आज के मायनों में स्टेट कह सकते हो। तो उस वक्त एक काफ़ी बड़ा स्टेट था गांधारा का। तो उसका जो किंग था उसका नाम क्या था, अम्भी कुमार, और गांधारा की कैपिटल थी तक्षशिला। तो जब ये अलेक्जेंडर धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, तो जिस वक्त वो काबुल में था, तो उस वक्त ही ये जो अम्भी कुमार है इसने अलेक्जेंडर को मैसेज भिजवाया था, ये रहा अलेक्जेंडर, ये है अम्भी। तो जब ये धीरे धीरे इंडिया की तरफ आ रहा था ना, तो ये काबुल में लड़ रहा था किसी से, किसी ट्राइब से।
तो ये अम्भी ने इसको गिफ्ट्स भिजवाए थे, घोड़े वगैरह भिजवाए थे और अपने 5,000 सैनिक भी भिजवाए थे और दोस्ती कर ली थी अलेक्जेंडर से। तो इसने कहा था कि आप आओ इंडिया, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे नेबरिंग में एक बहुत ही बदमाश राजा रहता है पोरस, आप बस उसको डिफीट कर दो, मेरी मदद करो। तो इन दोनों, इसने इसको दोस्ती की मैसेज भिजवा रखे थे पहले से ही। और अब क्या है, अब ये इंडस क्रॉस करके एक्चुअली उसके किंगडम में आ गया है। इसने मतलब 3-4 महीने पहले ही मैसेज भिजवा दिया था कि हम आपसे दोस्ती करने को तैयार हैं। तो अब ये रिवर क्रॉस करके पहुंच गया किसके पास, अम्भी कुमार के पास। ठीक, तो अम्भी क्या चाहता था कि किसी तरह अलेक्जेंडर मेरे दुश्मन पोरस को मार दे। सुनाओ, ये जो अम्भी है, इस फोटो में आप देख सकते हो कि जब अलेक्जेंडर आया था तो उसने अपनी गद्दी वगैरह ही ऑफर कर दी थी कि आप ही मेरे असली राजा हो। तो ये वही पिक है और काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी दिए थे। तो अम्भी का जो किंगडम है वो आप समझ सकते हो कि इंडस नदी क्रॉस करके अम्भी का किंगडम शुरू हो गया था। और मतलब ये इंडस है और ये झेलम है, तो ये इंडस नदी है और ये झेलम नदी है। तो इधर से आ रहा था अलेक्जेंडर, तो जैसे ही इंडस क्रॉस करेगा तो ये अम्भी के किंगडम में आ गया। तो अम्भी का जो किंगडम था इंडस और झेलम के बीच में था, और ये झेलम के बाद से पोरस का एरिया स्टार्ट हो जाता था। तो अलेक्जेंडर को ये अपने में मिला लेता है और इसको लेके जाता है इस वाले नदी पे, झेलम। तो इसलिए जो लड़ाई हुई है ना अलेक्जेंडर और पोरस की, वो झेलम के किनारे हुई है, इंडस के किनारे नहीं हुई है। ये आप याद रखना, ये कई बार पूछा गया है किस नदी के किनारे हुई है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो किंग पोरस को तो पता तो था ही कि हाँ देखो, अलेक्जेंडर ने मेरे से भी कहा था कि सरेंडर कर दो, लेकिन मैंने किया नहीं। तो अब अलेक्जेंडर आ गया है तो मेरे को उससे लड़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अलेक्जेंडर काफ़ी किंगडम्स को हराता आ रहा था। जो सरेंडर नहीं करता था उसको अलेक्जेंडर से लड़ना पड़ता था, एज सिंपल एज दैट। तो पोरस काफ़ी देशभक्त था, वो सोच रहा था कि देखो कैसे कैसे लोग इस दुनिया में भरे हैं। मतलब वो अम्भी के बारे में सोच रहा था कि कैसे कोई मतलब अपने किंगडम मतलब मदरलैंड से धोखा कर सकता है। तो इसने काफ़ी मैसेजेस अम्भी को भिजवाए कि हम अपनी दुश्मनी बाद में देखेंगे, पहले साथ मिलके अलेक्जेंडर को तो भगा दें, मगर कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अलेक्जेंडर ऑलरेडी मतलब अम्भी से वादा कर चुका था कि चलो मैं तुम्हारे जो दुश्मन है पोरस उसको ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि वो मेरे सामने भी सरेंडर करने से मना कर रहा है, तो हम दोनों का कॉमन दुश्मन है ये। तो वही हुआ। तो लड़ाई कहाँ पे हुई, झेलम के किनारे पे, इंडस के किनारे पे नहीं। और ये झेलम को ना, ये जो ग्रीक्स थे वो हिडप्सिस के नाम से जानते थे, तो इसलिए ये जो लड़ाई हुई इसको बैटल ऑफ हिडप्सिस भी बोलते हैं। और ये लड़ाई कब हुई, 326 BC। तो वो जो पहाड़ क्रॉस करके आया था, अभी तक ऑलरेडी 1 साल गुजर चुके हैं, उस पहाड़ से गुजर के ऑलरेडी 1 साल बीत चुके थे, और अब देखो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है अलेक्जेंडर। तो क्या हुआ लड़ाई में, पता करते हैं। ठीक है, तो अलेक्जेंडर अपनी पूरी फौज लेके अपनी, और जो अम्भी था गद्दार अम्भी कुमार, उसकी, और उसने अपनी फौज साथ में मिला ली और झेलम के किनारे आके खड़ा हो गया। तो ये देखो, ये झेलम की नदी है, इसके इस तरफ से पोरस का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इधर से आके ये अपने फौज को इस झेलम नदी के किनारे पे खड़ा कर देता है, जिसको हिडप्सिस बोलते थे ग्रीक वाले। और क्या करता है, पोरस भी अपनी आर्मी को, यानी कि ये देखो ये नदी है ना, तो नदी के दोनों तरफ दोनों आर्मीज आ गए, इधर पोरस और इधर अलेक्जेंडर, और दोनों एक दूसरे के सामने आके बस जस्ट खड़े हो गए कि पहले तुम अटैक करो, पहले तुम अटैक करो। तो ये पुरानी स्ट्रेटेजी होती थी कि कोई नहीं चाहता था कि वो दुश्मन के एरिया में जाए, सब चाहते थे कि वो मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाए तो मैं उससे निपट लूंगा। तो अलेक्जेंडर के पास कितनी फोर्सेस थी ये तो नहीं है पता, लेकिन पोरस के पास मतलब इतने 30,000 फुट सोल्जर्स, 4,000, यानी काफ़ी बड़ी फौज नहीं थी। उस टाइम के स्टैंडर्ड से आप कह सकते हो कि बड़ी फौज थी, बट ऑब्वियसली अलेक्जेंडर की फौज इससे बड़ी थी, इसमें नो डाउट है। हिस्टोरियंस के पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन इतना तो हिस्टोरियंस मतलब क्लेम करते हैं कि अलेक्जेंडर की फोर्स इससे काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि अम्भी कुमार का भी सपोर्ट उसे मिल गया था। ठीक है, तो मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक वो लोग बस एक दूसरे को देखते ही रहे, अटैक नहीं किया, कि कोई नहीं चाहता था कि वो दुश्मन की टेरिटरी में जाए। तो एट लास्ट क्या हुआ, मतलब एक दिन क्या हुआ, रात को काफ़ी बारिश होती है, अनएक्सपेक्टेड रेन।
तो उस टाइम क्या है, लड़ाई वड़ाई तो ये सोच के किया जाता था, दिन वगैरह सीजन्स वगैरह देख के किया जाते थे। और एक चीज़ क्या थी कि ये जो पोरस है, अब जो पोरस था तो इसको अपने एलिफेंट्स पे काफ़ी भरोसा था, क्योंकि उस टाइम एलिफेंट्स काफ़ी मतलब प्रीसियस माने जाते थे, टैंक का काम करते थे। अगर आप एलिफेंट पे बैठे हो तो आपको ऊंचाई का एडवांटेज मिला है, तो आप नीचे खड़े सैनिक को बिल्कुल आसानी से मार सकते हो, और नीचे वाले सैनिकों को बहुत मुश्किल आएगी आपको मारने में, किल करने में। तो इसको अपने एलिफेंट्स पे काफ़ी भरोसा था। और अलेक्जेंडर की तरफ काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स थे नहीं, क्योंकि वो तो ग्रीस से आया था, उतनी दूर से ना एलिफेंट मिलते हैं ना वो लेके आ सकता था। तो क्या हुआ, दोनों फोर्सेस नदी के आमने सामने खड़ी हैं। तभी क्या हुआ, एक रात को बारिश हो गई। तो बारिश होते ही अलेक्जेंडर को पता चल गया कि अब ये हाथी जो है वो किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि बारिश हो गई, दलदल हो गई। ठीक है, तो इसने क्या किया, रात को ही उसी चीज़ का फ़ायदा इसने उठाया, और बिल्कुल रात को ही बारिश हो रही थी, और बारिश होते होते ही अलेक्जेंडर अपनी आर्मी को लेके क्रॉस कर जाता है। और पोरस ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आज वो क्रॉस करेगा या लड़ाई होगी। और सुबह क्या होता है, दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो पोरस बिल्कुल अनअवेयर था, बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। तो वो अपने 2000 सोल्जर, अच्छा ये जो क्रॉसिंग वो कर रहा था ना, तो मान लो कि ये नदी बना रखी थी, इधर अलेक्जेंडर है, इधर पोरस है। तो इसने अपने सैनिकों को यहाँ से क्रॉस करवाया था। तो पोरस ने अपने बेटे को भेजा, मतलब थोड़ी दूर से क्रॉस करवाया था। तो पोरस ने अपने बेटे को भेजा 2000 सोल्जर्स के साथ कि हाँ जाओ भाई, तुम उनसे लड़ो, क्योंकि मैं यहाँ से हट नहीं सकता। तो उसके बेटे को मार दिया, मतलब ये जो अलेक्जेंडर की फौज थी उसने उसके बेटे को मार दिया, पोरस के बेटे को मार दिया। फिर भी पोरस ने सरेंडर नहीं किया। और क्या हुआ कि क्योंकि बारिश हुई थी रात को, तो चारों तरफ दलदल ही दलदल थे। तो इससे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हाथी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बिल्कुल दलदल में धंस जाता है, चल नहीं पाता। तो जो पोरस के एलिफेंट्स थे वो किसी काम के थे नहीं, बिल्कुल बेकार हो गए, इनइफेक्टिव। जाना किधर था और जाते किधर थे, यू कैन सी। सो द बैटल लास्टेड फॉर ओनली 8 आवर्स। ये जो बैटल थी ना, ये बिल्कुल 8 घंटे ही चली, उसके बाद ये खत्म हो गई। तो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर स्लेन, एक मतलब काफ़ी हज़ारों हज़ारों में सैनिक मरे। एंड ऑल हिज ग्रेट जनरल्स, किसके, पोरस के। तो पोरस के जितने जनरल थे सब मारे गए, उसके दो दो बेटे मारे गए, क्योंकि एक बेटा तो ऑलरेडी मर गया था, एक और बेटा मर गया, लेकिन पोरस नहीं मरा। ठीक है, तो देखो पोरस पकड़ा गया, और पोरस को पकड़ के, जैसा कि आप जानती हो फेमस हिस्ट्री, पोरस को पकड़ के अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। ये देखो, ये पोरस है, बिल्कुल इंजर्ड है, ये अलेक्जेंडर है। तो ये घोड़े पे बैठा हुआ है, जीता हुआ है, बिल्कुल घमंड में है। और ये पोरस बिल्कुल हारा हुआ है, इसको अलेक्जेंडर के ही सैनिक उठा के ला रहे हैं। तो अलेक्जेंडर ने पोरस से बोला कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, हाउ शुड आई ट्रीट यू, हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड। और इसने जो जवाब दिया है ना, वो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में फेमस है, मतलब सारी जगह पे, मतलब जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ भी पोरस की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से। अदरवाइज कोई जिक्र भी नहीं करता पोरस का। तो पोरस ने जवाब दिया अलेक्जेंडर को कि ट्रीट मी जस्ट द वे अ किंग वुड ट्रीट अनदर किंग, मतलब तुम मेरे साथ वैसी ही ट्रीटमेंट करो जैसा कि एक किंग को दूसरे किंग के साथ करना चाहिए। मतलब एनिमी की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं भी किंग तुम भी किंग, तो हम दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। खास करके इसलिए क्योंकि आई वॉज फाइटिंग फॉर माई मदरलैंड, मैं कोई ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं लड़ा था, आई वॉज डिफेंडिंग, तुम आए थे मेरे को अटैक करने के लिए। तो अलेक्जेंडर काफ़ी इम्प्रेस हो गया। तो अलेक्जेंडर हैड नथिंग बट एडमिरेशन फॉर द वेलियंट इंडियन एनिमी। तो इसको लगा कि ये देखो कितना ब्रेव है, मेरे सामने खड़ा है। तो नॉर्मली लोग बोलते हैं सरेंडर कर देते हैं, मुझे अपना राजा मान लेते हैं, लेकिन ये तो देखो, ये तो मतलब काफ़ी ब्रेवली मेरे से बात कर रहा है। तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, सो ही हैड नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेशन। उस पूरी मतलब इसकी प्रशंसा से भर गया इसका अलेक्जेंडर का दिल। उसने इसको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, और इसने रिस्टोर कर दी पोरस के किंगडम। इसने कहा कि चलो ठीक है, हार गए हो तुम, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी किंगडम तुमको वापस दे देता हूँ। हाँ, ये ज़रूर था कि अलेक्जेंडर के नाम पे ही रूल करता था पोरस उसके बाद, ऐसा नहीं था कि ये फ्री हो गया था। लेकिन हाँ, इसको राजा की ही हैसियत से इसने रिस्टोर किया था। इसने कहा था कि चलो, और काफ़ी गिफ्ट वगैरह भी दिए थे, दोस्ती हो गई थी। मतलब
ऐसा नहीं था कि ये इसको अपना नौकर समझता था। इसके बाद ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को बराबर बराबर ट्रीट करते थे। और इसने क्या किया, पोरस के किंगडम को बड़ा भी बना दिया। देखो इट्स इंटरेस्टिंग, उसकी इतनी इज्जत करने लगा। और क्योंकि छोटी छोटी किंगडम से ये जीत चुका था, तो सबका राजा उसने पोरस को ही एक तरह से नॉमिनेट कर दिया कि चलो आज तो तुम मेरे दोस्त हो गए, कि तुमने कहा कि तुम भी किंग मैं भी किंग, तो मैं तुम्हारे छोटे से किंगडम को बड़ा बना देता हूँ। तो उसने अपनी जीती हुई 15 किंगडम्स भी मर्ज कर दी थी पोरस के ही किंगडम से। ठीक है, ओके। सो क्या हुआ कि इस तरह आप देख रहे हो कि अलेक्जेंडर जो है जीतता ही जा रहा है, जीतता ही जा रहा है, मतलब कभी तो हारा नहीं। लेकिन आप एक बात समझो कि वो जो निकला है मैसिडोनिया से अपनी आर्मी को लेके, तो मैसिडोनिया वापस जाने का उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो 334 बीसी से ही मतलब वो लड़ा चला आ रहा है, कभी लौट के अपने घर गया नहीं। अब क्या है, वो चाहता था कि मैं थोड़ा और आगे इंडिया में जाऊं, ठीक है, लेकिन उसकी आर्मी ने रिवॉल्ट कर दिया। उसकी आर्मी ने मना कर दिया कि नहीं अब हम आगे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अब हमको अपने घर जाना है। तो ऐसा नहीं था कि मतलब क्योंकि 8-9 साल हो गए थे, तो उसकी आर्मी मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो दे वांटेड टू गो बैक होम। और ऑब्वियसली उसने पर्शियन डायनेस्टी की जो बाउंड्री थी उसको टच कर ही लिया था, कि उसके बाद तो मेन लैंड इंडिया स्टार्ट होता है। तो इसने सोचा कि हाँ चलो मैं अपने मतलब सैनिक की बात मान लेता हूँ, जब सैनिक ही लड़ने को तैयार नहीं है तो फिर मैं आगे मतलब बढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो और नवंबर में, यानी लड़ाई होने के 5-6 महीने के बाद ही ये जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हिडेप्सिस, सिकंदर और पोरस की, उसके 5-6 महीने के बाद ही ये लौट जाता है। क्यों लौट जाता है, क्योंकि इसके सैनिकों ने ही बोला कि नहीं अब हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो दी रिट्रीट, ये आप देख रहे हो, अब वो लौटेगा, वापस लौटना स्टार्ट कर देता है सिकंदर, अलेक्जेंडर। तो ये देख रहे हो, ये इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि ये सब इससे बेग कर रहे हैं। जो इसकी आर्मी है बीमार पड़ गए हैं, मतलब इनमें जान बची ही नहीं है, तो दे आर बेगिंग बिफोर देयर किंग। ये देखो ये अपना हेलमेट लेके सरेंडर कर रहा है, इस बेगिंग कि वापस लौटो। ठीक है, और एक और चीज़ थी कि ईस्ट ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि अलेक्जेंडर ने तो पोरस वोरस सबको जीत लिया, पंजाब का रीजन ही जीत लिया पूरा, तो उसके बाद इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया पे जो रूल कर रहे थे उस वक्त, वो जो मगध, मगध का नाम आपने सुना होगा, मगध डायनेस्टी। तो मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। तो देखो कहाँ, तक्षशिला, तक्षशिला यहाँ जहाँ अलेक्जेंडर आया, यहाँ से करीब 2500 किलोमीटर की दूरी पे पाटलिपुत्रा है। तो अगर आप लड़ने जाओगे तो क्या आप 2500 किलोमीटर और चल के जाओगे? तो ये सोच के ना इसके सैनिक पूरी तरीके से पागल हो गए थे कि ये तो पागल हो गया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, किससे लड़ेंगे? अब तो सीधा मगध ही है, क्योंकि यहाँ से ही मगध की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो और क्या था ना कि मगध काफ़ी स्ट्रांग था उस वक्त, यहाँ पे नंद डायनेस्टी थी। ठीक है, एक तो पहले इनकी हालत ख़राब हो रखी थी, 10-12 साल से ये घर गए नहीं थे, और मतलब लड़ रहे हो तो आपके सैनिकों की संख्या भी तो कम होगी ना, कुछ कुछ मर भी जाएंगे। और अब क्या है कि आप 2500 किलोमीटर दूर मतलब जाने का ऑब्वियसली कोई सेंस है नहीं। और एक और चीज़ थी कि जो नंद की आर्मी थी, जो यहाँ पे मगध में रूल करती थी नंद, तो उस वक्त की वन ऑफ दी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी। ऑलमोस्ट 2 लाख की फौज थी इनके पास। अब जैसे पोरस के पास क्या था, तो 40,000, उससे 5 टाइम्स लार्जर फोर्स। तो जब पोरस को ही हराने में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो ये मतलब 2 लाख की फोर्स से क्या ही लड़ेगा। सो अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी, क्योंकि अब वो वापस वो लौटना चाह रहे थे, तो वापस लौट के अगर रास्ते में इंडस क्रॉस करके आए तो वापस लौटते वक्त भी तुमको इंडस तो मिलेगा ही। तो 325 बीसी के जुलाई में वो वापस इंडस तक पहुंच गए थे, ये सारी चीज़ें नोटेड है। एंड देन दे टर्न्ड वेस्टवर्ड, फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगे। तो अब घर लौटते वक्त भी जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते से थोड़ा हट के जा रहे थे, तो जो रास्ते में भी थोड़ी थोड़ी किंगडम्स मिल रही थी उनको, जो मकरान एरिया है, मकरान कोस्ट पाकिस्तान का, अरेबियन सी कोस्ट वगैरह, उसमें भी जो छोटी छोटी किंगडम्स थी उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। नाउ हु वर द सक्सेसर्स ऑफ अलेक्जेंडर? तो अलेक्जेंडर तो लौट गया इंडिया से, तो जाने के बाद भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि जमीन जीत रखा है तो उसने तो छोड़ के बिल्कुल ही चला जाएगा। तो उसने ये 2 जनरल्स को अपॉइंट कर दिया, यूडेमस और पीथियन। ठीक है,
तो एंड दे वेर लोकेटेड आउट ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला में उनको छोड़ दिया कि हाँ अब मैं तो जा रहा हूँ मैसिडोनिया, ये सब मतलब मेरे सैनिक लड़ने से मना कर रहे हैं, तो अब तुम ही संभालो इन किंगडम्स को, मैं थोड़े दिनों के बाद फिर आऊँगा। बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। तो दे वेर गवर्निंग हिज स्टैब्लिश्ड प्रोविंस। तो इसका एक और जनरल था, ये आप नाम देख रहे हो, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि हुआ क्या था, तो आप उतना दिमाग पे स्ट्रेस मत लेना ये सब नाम याद रखने के लिए। बस ये यूडेमस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका एक जनरल काफ़ी दिनों तक, मतलब ही बिकेम अ इंडिपेंडेंट इंडियन प्रिंस इन पंजाब, बिल्कुल उसने अपनी किंगडम ही स्टैब्लिश कर ली थी पंजाब में। तो अलेक्जेंडर के जाने के बाद ये हुआ। हाँ, जब अलेक्जेंडर थोड़े दिनों के बाद मर जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर सिर्फ 32 ईयर्स तक जिंदा रहा, और जब वो बैटल ऑफ पोरस के साथ लड़ाई लड़ रहा था तो उसकी उम्र ऑलरेडी 30 साल की थी। तो वो कितनी कम उम्र में इसने ऑलमोस्ट इतनी बड़ी एम्पायर जीत ली। तो 30 साल की उम्र थी, सोच रहे हो ना। तो अगले 2 साल के बाद ये मर जाता है। क्यों मरा, कैसे मरा, वो हम देखेंगे। तो इसके मरने के बाद इसने जो कुछ भी जीता था, खास करके इंडिया अफगानिस्तान वाले रीजन में, गांधार वगैरह, वो सब इस आदमी ने हथिया लिया, सेलिस्कस निकोटर। इसके बारे में भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये जो सेलिस्कस निकोटर है, ये एक्चुअली आप कह सकते हो कि अलेक्जेंडर का सक्सेसर था, क्योंकि इमीडिएटली आप कहो कि 2 साल के बाद ही मर गया। तो ये सारे नाम इसलिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं यूडेमस, पीथियन वगैरह के, क्योंकि अल्टीमेटली 2 साल के, जस्ट 2 साल के बाद उससे भी ज़्यादा ताकतवर सेलिस्कस निकोटर, मतलब इनसे ताकतवर, अलेक्जेंडर से नहीं, उसने इन एरियाज पे कैप्चर कर लिया। तो रियल सक्सेसर अगर कोई पूछता है कि अलेक्जेंडर का कौन है, तो सेलिस्कस निकोटर को ही कहा जाता है। सो नाउ हाउ डिड ही डाई, इतने कम उम्र में मर गया वो 32 ईयर्स में। तो कैसे मर गया, मतलब इतना महान आदमी था, कोई हरा नहीं पाता था। तो अब देखो वो मैसिडोनिया की तरफ लौट रहा था। तो इन 324 बीसी अलेक्जेंडर का एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, ठीक है, हेफेस्टियोन। तो ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का कहा जाता है कि ये दोनों दे वर एक्चुअली गे पार्टनर्स। तो क्योंकि 12-13 साल साथ में रहे थे, तो दे मतलब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे ये। So it is recorded, it's not that I am making some stories or some that. So Greek historians have noted themselves. तो जो historians अलेक्जेंडर की तारीफ करते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है। तो इसकी डेथ हो गई। तो इसकी डेथ होने के बाद ये काफ़ी दुखी रहने लगा अलेक्जेंडर, ठीक है ना। एंड ही टुक टू हैवी ड्रिंकिंग। और देखो जब ये लड़ता था ना, तो इसके चोटें वगैरह तो लगती ही थी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो इसका घोड़ा था बुसोफेलस, तो ये पोरस से ही लड़ते हुए मर गया था, क्योंकि पोरस के भाई ने ही इस घोड़े को मार दिया था, और उसी चक्कर में ये गिर गया था, इसको चोट वगैरह लग गई थी, और इसको भी 2-4 इंजरी आई थी। तो ऑब्वियसली इतने साल से लड़ रहा था अलेक्जेंडर, तो इसको इसको काफ़ी सारी इंजरी वुंड्स थी, और इसको सबने कह रखा था कि देखो शराब वराब मत पिया करो। बट इसके दोस्त की मौत हो गई, दोस्त कहो या लवर कहो, जो भी, उसकी मौत हो गई। उसके बाद ही स्टार्टेड हैवी ड्रिंकिंग। तो ऐसे ही एक दिन रात को ये प्लान बना रहा था कि अब हमको अरेबिया में अटैक करना है, क्योंकि हम जिस रास्ते से घर लौट रहे हैं, तो अब हमारे रास्ते में अगला जो स्टॉपेज आएगा वो होगा अरेबिया, तो हमको इसको अटैक करना ही करना है। तो यही सारे प्लानिंग्स वो कर रहा था अपने मिलिट्री जनरल्स के साथ बैठ के, और काफ़ी घंटों घंटों मतलब मीटिंग करता था। तो वो, क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था अपने दोस्त के मरने के बाद, तो जब भी मीटिंग वगैरह करता था तो काफ़ी हैवी ड्रिंकिंग कर लेता था। तो वाइल डिस्कसिंग बैटल प्लान्स ही हेल्ड सेवरल आवर्स लॉन्ग ड्रिंकिंग सेशंस। मतलब काफ़ी शराब वो पी रहा था, जो कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। इसके डॉक्टर्स ने, फिजिशियंस ने इसको मना कर रखा था। तो कहा जाता है कि उस रात उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उसके इमीडिएटली ड्रंकन रेवलरी, यानी आप पार्टी कह लो इसको, कि वाइन पार्टी एंड ऑल दैट। तो ड्रंकन रेवलरी के बाद बिल्कुल इमीडिएटली बाद अलेक्जेंडर बीमार पड़ गया। अलेक्जेंडर फेल सिक, और अगले दिन से वो बोल भी नहीं पा रहा था। ही वॉज अनेबल टू स्पीक, कुछ मतलब उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो कि शराब ने ही इसकी जान ले ली, और इंजरी वुंड ने, मतलब किसी ने इसको मारा नहीं। मोस्टली कॉमन फेथ तो यही है। तो ही वॉज इन द स्टेट ऑफ एगोनी एंड डाइड 12 days लेटर। ऐसा नहीं था कि इमीडिएटली ये मर गया,
तो 12 दिनों तक ये बिल्कुल तड़पता रहा, इसको काफ़ी इसके फिजिशियंस ने कोशिश की ठीक करने की, बट कट नहीं पाए। हाँ, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो शराब वगैरह पी थी उसने, उसमें पॉइजन मिला दिया था किसी ने, लेकिन बाकी हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अगर पॉइजन भी मिलाया होगा तो कोई 12 डेज तक, 12 डेज तक तो जिंदा रहेगा नहीं। तो इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस है वो यही मानते हैं कि किसी ने इसको मारा नहीं है, बल्कि या तो अपनी इंजरी की वजह से या तो शराब वगैरह की वजह से, जो भी हो, ये नेचुरल डेथ ही मरा है। ठीक है। सो नेचुरल डेथ थ्योरीज ऑल्सो, मतलब ये सारी इसकी थ्योरीज है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसको या तो मलेरिया या टाइफॉइड, ये तो कॉमनली स्पेक्यूलेटेड है, कोई ऑब्वियसली मतलब प्रूफ तो नहीं कर सकता है कि शराब की वजह से वो मर गया। तो और 12 दिनों तक बीमार था, तो ऑब्वियसली कुछ बीमारी ही हुई होगी उसको। और तो मलेरिया और टाइफॉइड को भी कोट करते हैं कुछ हिस्टोरियंस। तो खैर जो भी हो, तो 32 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई। तो इसकी डेथ जिस सिटी में हुई थी, इट इज बेबीलोन, ये आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदा हुआ मैसिडोनिया में और मर गया बेबीलोन में। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस कि वेयर डिड, मतलब किस सिटी में डेथ हुई, तो बेबीलोन में। इट्स वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। और कितनी साल की एज में मर गया, तो 32 ईयर्स। तो नाउ फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव, हाउ डू वी नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, हम कैसे जानते हैं कि वो इंडिया आया था या कुछ हुआ था। तो नाउ सी, इंडिया के किसी भी लिटरेरी सोर्स में इसका जिक्र ही नहीं मिलता है कि अलेक्जेंडर कभी इंडिया आया था। अब सोचो क्यों, क्योंकि अलेक्जेंडर इंडिया नहीं आया था, अलेक्जेंडर पर्शियन एम्पायर तक ही आया था। इंडिया तो नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है ना। तो उसने जहां भी लड़ाई वड़ाई लड़ी, वो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो, हिस्टोरियन से पूछो, तो पर्शियन डायनेस्टी का ही पार्ट था। तो आप इसको इंडिया तो नहीं कह सकते। हाँ, भले ही जोग्राफिकली आज के मैप में वो एरिया इंडिया में फॉल करता है। तो इसलिए इंडिया के जो भी मेन स्ट्रीम लिटरेरी सोर्सेज है उसमें इसका जिक्र आता ही नहीं है। ठीक है। हाँ, बाद के जो, मतलब बाद के दिनों में अलेक्जेंडर फेमस हो गया था, तो बाद के दिनों में ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो लिखा गया, तो अलेक्जेंडर को यवन के नाम से रेफर किया जाता है। हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे तो यवनो, और ये एक संस्कृत टर्म है बेसिकली, हिंदी का नहीं है। तो यवन का मतलब होता है फॉरेनर। तो ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। तो इसको ग्रीक ना बोल के, भले ये ग्रीक से आता, मतलब इन जनरल फॉरेनर को दिखाने के लिए यवन वर्ड यूज किया जाता है, जो बाद के टाइम तक भी कंटिन्यूड रहा। तो यवन बेसिकली थे ग्रीक से आने वाले, लेकिन संस्कृत में अगर कोई पूछेगा कि यवन का क्या मतलब होता है, तो इन जनरल फॉरेनर के लिए। ठीक है। सो यू नो, इट इज सरप्राइजिंग दैट नो इंडियन सोर्स मेंशन एनीथिंग अबाउट अलेक्जेंडर। अब क्यों नहीं मेंशन करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी दिनों तक इंडिया में रहा भी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि वो इंडिया एज सच नहीं आया था, उसके पहले ही उसके सैनिकों ने बोला कि अरे कौन लड़ेगा, ये तो देखो 2 लाख की फौज लेके बैठा है और हम थक भी गए, अब चलो यहाँ से। ठीक। बट ग्रीक सोर्सेज, क्योंकि ये लड़ रहे थे, ये जीत रहे थे, तो ऑब्वियसली अपनी किस्से कहानियाँ तो लिखवाएंगे ही। इन्होंने लिखा है इंडिया के बारे में, और इन्होंने लिखा है एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका नाम, मतलब आप भी जानते होगे, चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक। तो इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट दे आर कंप्लीटली साइलेंट अबाउट कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त का ही टीचर था और तक्षशिला में पढ़ाता था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। अब एक चीज आप समझना, ये जो ग्रीक्स है, मतलब अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस ने एक आदमी का नाम लिखा है सेंड्रोकोटस, यानी चंद्रगुप्त। देखो नाम कितना मिलता है, चंद्रगुप्त तो सेंड्रोकोटस, या कहीं कहीं इसको एंड्रोकोटस भी लिखा है। चाहे जो भी हो, तो अलेक्जेंडर को पता था कि देखो इंडिया की धरती पे चंद्रगुप्त नाम का कोई आदमी रहता है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी कौटिल्य या चाणक्य का जिक्र नहीं किया है। तो इनको कैसे पता कि चंद्रगुप्त नाम का कोई आदमी रहता है, इस चीज को समझ लो अभी। क्योंकि अम्भी से दोस्ती हो गई थी, किसकी, अलेक्जेंडर की। अम्भी कहाँ का राजा था, अम्भी था तक्षशिला का राजा, और तक्षशिला का एक बहुत रेप्यूटेड टीचर थे चाणक्य।
इनकी बहुत इज्जत थी तक्षशिला में। तो अगर अम्भी की दोस्ती हो गई है अलेक्जेंडर से, तो यानी कि चाणक्य चाहता तो अलेक्जेंडर से मिल सकता था ना अपने किंग के थ्रू। तो चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन चंद्रगुप्त को लेके गया था अलेक्जेंडर के पास। और ये जो इमेज आप देख रहे हो ना, ये बुद्धिस्ट सोर्सेज ने, जो चंद्रगुप्त के हिस्टोरियंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ये देखो मीटिंग हो रही है चंद्रगुप्त की अलेक्जेंडर से। क्यों? क्योंकि इसके गुरु ने अपने राजा से कह के, अम्भी से कह के कहा था कि मुझे एक लड़के को अलेक्जेंडर से मिलवाना है। तो ये लोग प्लान लेके गए थे कि आप आओ, आप पाटलिपुत्रा पे अटैक करो। तो इन लोगों ने ही, आप कह सकते हो कि पाटलिपुत्रा के लिए अप्रोच किया था अलेक्जेंडर को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर्स टाइम इन इंडिया. I hope you got to learn something from this video. So thank you for your kind attention.